Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video I'm going to take up your chapter 6 of ISC Economics, that is market mechanism. या commonly known as आप इसको market equilibrium भी बोल सकते हो. इकोनॉमिक्स पढ़ाई कर रहे हैं एंड इक्विलिब्रियम का अगर पढ़ाई ना हो तो economics is incomplete as a subject. So what are we going to do in this chapter is that whatever we have studied in the theory of demand and theory of supply, along with that elasticity of demand and elasticity of supply, इन दोनों को अब कंबाइन किया जाएगा अपना मार्केट का इक्विलिब्रियम निकालने के लिए. तो सबसे पहले चैप्टर का नाम को डिकोड करते हैं, ठीक है. मार्केट मैकेनिज्म. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिज्म? अगर मैं आपसे कहूं मैकेनिज्म क्या होता है, देन मैकेनिज्म मींस ऑपरेशंस. ठीक है, मैकेनिज्म मींस ऑपरेशन, या आप इसको वर्किंग भी बोल सकते हो. So this chapter is going to tell us about how does a market operate. आखिरकार मार्केट में जो प्राइसेस होते हैं कोई भी प्रोडक्ट के, क्योंकि कंज्यूमर्स आपने देखा है कि डिमांड में प्राइस एंड डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है. सो बायर्स दे विश टू परचेज अ लार्जर क्वांटिटी ओनली एट अ लोअर प्राइस, जबकि एट अ लेसर प्राइस प्रोड्यूसर्स दे विश टू ऑफर अ लेसर क्वांटिटी, यानी कि सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है. तो आखिरकार कैसे एक डिसीजन पे आया जाता है कि इसी पर्टिकुलर प्राइस और क्वांटिटी पे हमें एग्जैक्टली इतना क्वांटिटी डिमांड करना है एंड इतना क्वांटिटी सप्लाई करना है. सो दैट वर्किंग, दैट ऑपरेशन इज डिसाइडेड, इज डिटरमाइंड through the collaboration by combining the demand and supply what we have studied in the previous chapter. So अगर आपका demand and supply का concept clear नहीं है, देन आप प्लीज मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए. पहले थ्योरी ऑफ डिमांड के 4 वीडियोस है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का 2 वीडियो है, सप्लाई का 3 वीडियो है, उसको कंप्लीट करिए एंड देन यू कम बैक टू दिस वीडियो टू कंप्लीट योर मार्केट मैकेनिज्म. ठीक है, सो चलिए मार्केट. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ मार्केट, सो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में अगर बोले तो मार्केट इज अ प्लेस, राइट. आप यही जानते हो दैट मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स दे कम एंड दे मेक अ डिसीजन एज टू कितना प्राइस पे कितना क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई करना है. दैट इज अ ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ मार्केट. टॉकिंग अबाउट मार्केट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इन द मॉडर्न लैंग्वेज टुडे, मार्केट इज नो मोर रिस्ट्रिक्टेड टू अ प्लेस. रादर हाउ शुड यू डिफाइन अ मार्केट? मार्केट इज व्हाट मार्केट डज. मार्केट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो जो कि मार्केट खुद का काम करता है. एंड मार्केट में क्या काम होता है? मार्केट में 2 ही मेन काम होते हैं, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग. So if buyers and sellers are able to interact with one another, अगर वो लोग किसी भी प्रोडक्ट को लेके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू किस प्राइस एंड किस क्वांटिटी पे कितना क्या डिसीजन लेना है, that itself is a market. So market does not need to be a physical place where the buyers and sellers have to meet. Rather, market is just a system, it is just a mechanism, it is a setup where the buyers and sellers are able to interact, communicate with one another to effect, means to fulfill the purchasing and selling of a particular product at a particular price. That is what market is. So आखिरकार market कैसे operate करता है, we are going to discuss that. Now commonly this chapter is about equilibrium. आइए शुरू करते हैं. Chapter's name is market mechanism. मार्केट मैकेनिज्म, जहां पे हम लोग मार्केट का इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम. नाउ जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर रहे थे उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा बोलता हूं कि इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ बैलेंस. ठीक है, इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ बैलेंस, या आप इक्विलिब्रियम को स्टेट ऑफ रेस्ट भी बोल सकते हो. यानी कि इस पोजीशन पे आके, इक्विलिब्रियम पे आके अपने वेरिएबल्स जो है दे बिकम स्टैग्नेंट एंड देयर इज नो इंसेंटिव, देयर इज नो मोटिवेशन टू स्वे फ्रॉम दैट पॉइंट, कि एक बार इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया उसके बाद वहां से वेरिएबल्स जल्दी से शिफ्ट नहीं होना चाहते, इसीलिए उसको स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ बैलेंस भी बोला जाता है.
जहां पे दो वेरिएबल्स से एक्स एंड वाई अगर ये दोनों बराबर है तो इसको हम लोग बोलेगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। वहीं टॉकिंग अबाउट व्हाट इज डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम वुड बी अ प्लेस वेयर द मार्केट फोर्सेस या कोई भी दो वेरिएबल डिसबैलेंस्ड हो, अगर यानी x इज नॉट इक्वल टू y, दैट विल बी योर डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। नाउ सिंस इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम, हम लोग मार्केट का इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। देयरफॉर मार्केट में इक्विलिब्रियम तब आएगा जब मार्केट फोर्सेस, ठीक है, when the market forces are balanced. And when I say market forces, मार्केट के दो फोर्सेस क्या होता है, मार्केट में क्या काम होता है, मार्केट में दो ही काम होता है, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। बाइंग किसके साइड से आते हैं, कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स आर द बायर्स ऑफ द मार्केट एंड सेलर्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द मार्केट। सो प्रोड्यूसर्स सेल करते हैं, कंज्यूमर्स का काम होता है डिमांड क्रिएट करना प्रोडक्ट के लिए, एंड सेलर्स या प्रोड्यूसर्स का काम होता है मार्केट में सप्लाई जनरेट करना कोई भी प्रोडक्ट के लिए। देयरफॉर मार्केट इक्विलिब्रियम वहां होगा, मार्केट पे इक्विलिब्रियम उधर अचीव होगा जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, ठीक है। Market equilibrium refers to a state, refers to a position where the market forces are balanced. That is where quantity demanded for a commodity is equal to quantity supplied. I hope that is clear. So therefore market disequilibrium कब होगा, मार्केट disequilibrium कब होगा, जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर ना हो वो हो जाएगा आपका मार्केट डिसइक्विलिब्रियम। आई होप क्लियर है आपको। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट इज जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम पे होगा वहां पे हमें मिलेगा क्या, वहां हमें मिलेगा इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, आइए इसको बनाते हैं, देखते हैं। सो वी स्टार्ट बाय मेकिंग आवर क्वाड्रेंट। लेबलिंग मत भूलिएगा, वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस, यहां आ गया आपका क्वांटिटी एंड यहां आ गया आपका प्राइस। अब हमने अपने पिछले वीडियोस में सीख लिया है कि दिस इज हाउ योर डिमांड कर्व लुक्स लाइक, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव कोरिलेशनशिप, that is consumers they wish to purchase a larger quantity at a lower price and producers they wish to supply larger quantity at higher price। इसीलिए supply curve कैसा बनेगा, supply curve will be upward sloping। जहां पे ये डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि ये पॉइंट, इस पॉइंट को बुलाया जाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। दिस इज रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड यहां पे एट दिस पॉइंट जो भी आपका यहां प्राइस निकल के आया वो कहलाएगा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। आई डिनोटेड एज पीई। सो दिस पीई इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड यहां पे जो भी क्वांटिटी निकल के आएगा, दिस क्वांटिटी नीचे I'll write it as QE. This is your equilibrium quantity. Equilibrium quantity, ठीक है। So अगर आपसे पूछा जाए what is an equilibrium price and what is an equilibrium quantity, आप बोलोगे it is a point where the quantity demanded for a commodity is equal to quantity supplied. यहां पे demand is equal to supply. That is where your equilibrium price and equilibrium quantity is attained. आई होप दैट इज क्लियर, आपको समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है जानने का कि ये जो पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम का, इसको कॉमनली अग्रीड प्राइस भी बोलते हैं।
Why is it regarded as commonly agreed price? Because at this price, at this particular point, consumers are willing to purchase exactly that much quantity of commodity which the producers are willing to offer. So इसको commonly agreed इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे buyers and sellers दोनों ने agree किया है same price पे same quantity को purchase and sell करने का. So इसका reason आप बोलोगे that consumers are willing to purchase exact, या आप सेम भी बोल सकते हो उसको, exact या सेम quantity which the producers are willing to offer. ठीक है, consumers are willing to purchase exactly the same quantity of commodity which the producers are willing to offer, and that is why it is regarded as commonly agreed price. Important this is. ठीक है, कि why equilibrium is a commonly agreed price. इसको justify करने आ सकता है for 1 mark. Justify. ठीक है, चलिए, I hope that is clear. Moving to the next one. अब डिस्क्लोज करते हैं, डिकोड करते हैं कि मार्केट में अगर डिसइक्विलिब्रियम होता है, मार्केट डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा. नाउ मैंने आपको बताया डिसइक्विलिब्रियम वहां होगा जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई. सो वो होगा आपका डिसइक्विलिब्रियम. यानी कि सपोजिटली आप मान लो हम लोग वापस से डिमांड सप्लाई बनाते हैं. y-axis origin, x-axis, I'll start by my initial, this is my initial demand curve, this is my initial supply curve, label it dd, ss, this is my point of equilibrium, point E, and यहाँ पे जो प्राइस निकला वो होगा इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड इधर जो आएगा वो होगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. ठीक है, सो PE एंड QE. नाउ मैं आपको दोनों एस्पेक्ट समझाऊंगा, इसीलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं. ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लिया. पहले आपको समझाता हूं एक्सेस सप्लाई का कॉन्सेप्ट. मान लीजिए कि अगर प्राइस यहां नहीं होके कहीं ऊपर चला जाता है इक्विलिब्रियम के, ठीक है, समवेयर ओवर हियर, से एट P1, प्राइस इक्विलिब्रियम पे नहीं होके अगर ऊपर चला जाएगा, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यहां पे इन दोनों पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल नहीं है. रादर आप लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई को याद करो. एट अ हायर प्राइस कंज्यूमर्स विल टेंड टू डिमांड लेस, कंज्यूमर्स अपना डिमांड कम कर देंगे, एंड सप्लायर्स विल बी विलिंग टू ऑफर अ लार्जर क्वांटिटी, ज्यादा सप्लाई देंगे. तो अगर इस पॉइंट पे मैं आपसे पूछूं कि डिमांड कितना है, तो आप बोलोगे डिमांड इज अप टिल हियर, इतना डिमांड हो रहा है, राइट, इस प्राइस पे. ठीक है, तो इसका कुछ नाम रख लो, पॉइंट ए, जहां पे डिमांड हो रहा है दिस मच क्वांटिटी, नेम इट Q1. ठीक है, डिमांड हो रहा है Q1 क्वांटिटी एट प्राइस P1. आई होप आपको समझ आ रहा है. एंड मैं अगर पूछूं इस P1 प्राइस पे सप्लाई कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे सप्लाई ज्यादा होगा. एज वी नो एट हायर प्राइस प्रोड्यूसर्स विल बी विलिंग टू सप्लाई लार्जर क्वांटिटी. सो सप्लाई हो गया इतना, इसका भी नाम रख लो पॉइंट बी. सो दिस इज योर सप्लाई, यहां से क्वांटिटी ड्रॉप कर दो दिखाने के लिए, एंड इसका भी कुछ नाम रख दो Q2. तो यहां पे मैं पूछता हूं डिमांड कितना हो रहा है, तो डिमांड आप बोलोगे इट इज OQ1, एंड अगर मैं आपसे पूछूं सप्लाई कितना हो रहा है, तो सप्लाई के लिए आप बोलोगे इट इज OQ2 इज योर सप्लाई. नाउ अगर मैं OQ2 को, मान लो सप्लाई हो रहा है 100 यूनिट्स एंड डिमांड हो रहा है 50 यूनिट्स, तो अगर मैं OQ2 को माइनस कर दूं OQ1 से, तो मेरे को एक गैप मिल जा रहा है, एंड वो गैप
कितना है, यहां से यहां तक है. So if I deduct OQ2 minus OQ1, I am getting my gap, which gap is A to B. यानी यहां हाइपोथेटिकली मैंने लिया 100 यूनिट सप्लाई एंड 50 यूनिट डिमांड. तो ये 50 यूनिट से मेरा गैप आ गया, जहां आप देख रहे हो कि सप्लाई इज मोर देन डिमांड. सिंस यहां पे सप्लाई ज्यादा है, डिमांड इज लेस देन सप्लाई, तो ये जो एरिया है ये क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा आपका एक्सेस ऑफ सप्लाई. राइट, एक्सेस ऑफ सप्लाई. याद रखिएगा कि जब भी एक्सेस सप्लाई जनरेट होगा, ड्यू टू एक्सेस सप्लाई मार्केट में हमेशा अनसोल्ड सरप्लस रह जाएगा. राइट, कुछ प्रोडक्ट जो बिक नहीं पा रहा है, 50 यूनिट सरप्लस है क्योंकि आपने सप्लाई दिया 100 यूनिट लेकिन डिमांड हो रहा है सिर्फ 50 यूनिट. सो 50 यूनिट से मार्केट में सरप्लस है एंड दैट टू अनसोल्ड वो लाई कर रहा है, वो अभी तक बिका नहीं है. सो जब भी कोई प्रोडक्ट बिकता नहीं है तो उसका रिजल्ट मार्केट पे क्या पड़ेगा, इफ देयर इज एन अनसोल्ड सरप्लस व्हिच इज नॉट बीइंग सोल्ड, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द प्राइसेस हैव टू कम डाउन इन द मार्केट. प्राइस नीचे आ जाता है, तो इसीलिए यहां पे प्राइस क्या होगा, वापस से इट विल कम बैक टू इक्विलिब्रियम पोजीशन पॉइंट ई. आई होप दैट इज क्लियर. सो मार्केट में अगर एक्सेस सप्लाई होगा एंड अनसोल्ड सरप्लस होगा, जो अनसोल्ड सरप्लस नहीं बिकेगा उसका दाम कम करना पड़ेगा उसको बेचने के लिए. सो प्राइस विल अगेन कम बैक टू योर इक्विलिब्रियम पोजीशन एट पीई एंड एक्सेस सप्लाई विल बी वाइप्ड आउट, वो मार्केट से निकल जाएगा. ठीक है. सिमिलरली अगर प्राइस इस बार यहां पे हो, सॉरी, प्राइस इस बार अगर यहां पे हो इक्विलिब्रियम की जगह, से एट P2, ठीक है. लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई को याद करिए. एट अ लोअर प्राइस कंज्यूमर्स विल बी विलिंग टू परचेज मोर एंड एट अ लेसर प्राइस प्रोड्यूसर्स विल बी विलिंग टू ऑफर अ लेसर क्वांटिटी. राइट, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि P2 पे डिमांड कितना है, P2 पे डिमांड कितना है, तो आप बोलोगे इतना. दिस इज व्हाट माय डिमांड इज, नेम इट समथिंग एज पॉइंट C. ठीक है, दिस मच इज माय क्वांटिटी डिमांडेड, कुछ नाम रख दो इसका Q1. एंड सप्लाई कितना हो रहा है, तो सप्लाई आप बोलोगे कि P2 पे सप्लाई इज इतना, दिस पॉइंट पे यहां मेरा सप्लाई है, सो इसका भी कुछ नाम दे दो, से F. ठीक है, F. तो यहां सप्लाई कितना हो रहा है, F यूनिट, इसका भी कुछ नाम रख दीजिए एज Q2. तो अगर मान लीजिए इधर सप्लाई हो रहा है 50 यूनिट्स हाइपोथेटिकली एंड डिमांड हो रहा है 100 यूनिट्स हाइपोथेटिकली, और मैं आपको बोलूं कि ये गैप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या बोलोगे, सिंस यहां पे डिमांड हो रहा है OQ1 यूनिट इतना एट P2 एंड सप्लाई कितना हो रहा है OQ2 यूनिट्स, तो मैथमेटिकली अगर मैं माइनस कर दूं OQ1 माइनस OQ2, तो मेरे को मेरा गैप मिल जाएगा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय FC, F2C. और ये गैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिमांड ज्यादा है, यहां पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, सो इसीलिए दिस गैप विल रिप्रेजेंट एक्सेस डिमांड. ठीक है, दिस गैप FC इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेस डिमांड. नाउ जब भी कोई भी प्रोडक्ट का एक्सेस डिमांड होगा मार्केट में, तो क्या डिराइव होगा उसके लिए, शॉर्टेज ऑफ गुड्स. राइट, कि बायर्स मांग रहे 100 यूनिट, आप दे रहे हो सिर्फ 50 यूनिट, सो मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो गया उस प्रोडक्ट का. एंड जब भी कोई चीज का शॉर्टेज होता है उसका इफेक्ट क्या होगा, जो प्राइसेस होंगे मार्केट में वो इंक्रीज हो जाएंगे. सो प्राइसेस बढ़ के किधर चला जाएगा, P2 से वापस PE के पास चला जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे. ठीक है, तो ये हो गया आपका डिसइक्विलिब्रियम. सो ऑब्जर्वेशन, आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि डिसइक्विलिब्रियम के टाइम पे दो सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, वेयर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई और सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड. So if demand is greater than supply, it will lead to excess
demand. Due to excess demand, there will be a shortage of goods and shortage की वजह से market prices जो होते हैं वो increase कर जाते हैं, ठीक है. And excess supply generate होगा यहाँ पे, since supply is greater than demand. Excess supply का अगर effect आया तो उसकी वजह से हो जाएगा unsold surplus. एंड अनसोल्ड सरप्लस की वजह से प्राइसेस नीचे आ जाते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, या फिर इसको अगर आपको अपने कॉपी में लिखना है तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए. ये आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेगा. एक्सेस डिमांड की वजह से शॉर्टेज एंड उसका इफेक्ट होगा प्राइस राइजिंग. एक्सेस सप्लाई की वजह से अनसोल्ड सरप्लस एंड उसका इफेक्ट होगा रिडक्शन इन द प्राइस. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. अब जो क्वेश्चन यहां से आएगा वो होगा 6 मार्क का या फिर 4 मार्क का, विच इज गिवन इन माई मैथ एज वेल, इन योर टेक्स्ट बुक एज वेल. दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी अंडर परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी अंडर परफेक्ट कंपटीशन. नाउ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट क्या होता है, हम लोग इसके बारे में चैप्टर 9 में भी पढ़ेंगे इन डिटेल, बट अभी आपको मैं बता दूं, एक कंपेटिटिव मार्केट ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ buyers and sellers exists. ठीक है, that there are very large number of buyers and sellers that exist in a perfectly competitive market, and ये इतने ज्यादा होते हैं, large to such an extent that कोई भी एक buyer या एक seller अकेले मार्केट में प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है. ना ही सेलर अकेले प्राइस बढ़ा सकता है, ना ही बायर अकेले बार्गेन कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है प्राइस को लेके. देयरफॉर इसका इंप्लीकेशन होता है दैट a single buyer or seller cannot influence the market price, ठीक है, with his or her demand. That a single buyer and seller cannot influence the market price. Cannot influence the market price. क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण है large number of buyers and sellers. एंड क्यों इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते बायर एंड सेलर मार्केट प्राइस को? बिकॉज एवरी बायर एंड सेलर का, देखिए जब भी मार्केट में कम सेलर्स होते हैं या कम बायर्स होते हैं, उनका जो मार्केट कैप्चर होता है, यानी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जो कंट्रोल होता है, ग्रिप होता है, वो बहुत ज्यादा हाई होता है. रादर जब बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स आ जाते हैं मार्केट के अंदर में, स्पेशली सेलर्स बहुत सारे आ जाते हैं एंड कंपटीशन इंक्रीज होता है, तो किसी भी एक सेलर का मार्केट कैप्चर या मार्केट डोमिनेशन जो बोलते हैं वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है. एंड इवेंचुअली अगर बहुत सारे सेलर्स फ्लड इन कर जाए तो उनका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, निल हो जाता है. एक प्रोडक्ट है जो मैं मार्केट में बेचता हूं, सपोजिटली आप मान लीजिए यूज एंड थ्रो पेन, ठीक है, यूज एंड थ्रो पेन है. अब उस यूज एंड थ्रो पेन को ऑलमोस्ट हर एक स्टेशनरी शॉप मतलब हमारे प्लेस में यहां बेच रहा है. मान लीजिए उस यूज एंड थ्रो पेन के स्टेशनरी शॉप कम से कम 200-300 होंगे, दुकानें होंगे. तो अगर सारे लोग 3 रुपए में एक यूज एंड थ्रो पेन बेचते हैं, वहां पे अकेला मैं अगर उसको 5 रुपए करके बेचने का कोशिश करूं तो कोई खरीदेगा नहीं मेरे से, क्योंकि मेरे कंपेटिटर्स कम प्राइस में ऑलरेडी उसको बेच रहे हैं. तो मेरा जो मार्केट कैप्चर हो गया, जो मार्केट शेयर हो गया, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया. तो क्यों सिंगल बायर एंड सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस? इट इज बिकॉज ऑफ दैट दे होल्ड, the buyers and sellers hold almost a negligible share, यानी मार्केट कैप्चर का मैं बात कर रहा हूं. they hold a negligible share in the market's output. ठीक है, they hold a negligible share in the market output. so अगर ऐसा है कि
दो तीन सेलर्स और आ जाए मार्केट में तो मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5-10 सेलर्स अगर मार्केट छोड़ के चल जाए तो भी मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ 100, 150, 200 अगर बायर्स भी इंक्लूड हो जाए तो भी मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड अगर डिमांड कम भी हो जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो मार्केट कैप्चर या मार्केट शेयर जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, एंड दैट इज व्हाई इंडिविजुअल बायर एंड सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस अलोन सिंगल हैंडेडली। तो फिर सवाल आता है कि आखिरकार हाउ इज द प्राइस डिटरमाइंड इन द मार्केट। अगर एक इंडिविजुअल बायर एंड सेलर अफेक्ट नहीं कर सकता है, प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, तो आखिरकार प्राइस निकाला कैसे जाएगा। सो ओवर हियर प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय, वहीं आता है आपका डिमांड एंड सप्लाई। सो प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, ठीक है। एंड व्हाट आर मार्केट फोर्सेस, हमने जो उसके बारे में अपने चैप्टर 2 एंड चैप्टर 5 में पढ़ा, दैट इज थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। सो डिमांड एंड सप्लाई को कंबाइन करके जहां पे इक्विलिब्रियम आएगा, कॉमनली अग्रीड प्राइस आएगा, वही प्राइस को सेट कर दिया जाएगा हर एक फर्म के लिए कि उनको उसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा, ठीक है। सो कहने का मतलब हुआ हमने ऑलरेडी कर लिया, जस्ट वापस से मैं दोबारा बना के दिखा दे रहा हूं दैट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन y axis origin, x axis quantity, प्राइस, मार्केट में इक्विलिब्रियम निकाला जाएगा थ्रू द कॉम्बिनेशन कंबाइनिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉर द प्रोडक्ट। सो DDSS, दिस विल बी योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे जो अपना ये वाला प्राइस निकलेगा, अच्छा मैं सॉलिड लाइन ले लेता हूं, ये वाला जो प्राइस निकलेगा वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड यहां जो क्वांटिटी आएगा वो होगा आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो PE एंड QE। एंड आपने डिसइक्विलिब्रियम के बारे में भी सीख लिया कि अगर प्राइसेस इधर आ जाते हैं, मार्केट से ऊपर चला जाता है, या प्रोड्यूसर्स डिसाइड करता है कि चलो प्राइस बढ़ा देता हूं, सो एट अ हायर प्राइस सप्लाई तो बढ़ जाएगा, at a higher price supply will increase, but at a higher price buyers will not purchase the product, and therefore ये AB या BA आप जो भी बोलिए, ये जो गैप है ये excess supply को represent करेगा। Due to excess supply there will be an unsold surplus in the market जो कि बिक नहीं रहा है, and as a result of which the prices will again come back to its normal position at equilibrium। and अगर prices drop हो जाए, मार्केट में reduce हो जाए at P2, so at a lower price consumers will be willing to purchase a larger quantity, so demand तो बढ़ जाएगा, let's name it as Q, but at a lower price producers supply नहीं देना चाहेंगे, so इसको ले लो S। so demand कम हो जाएगा, demand ज्यादा हो जाएगा but supply कम हो जाएगा, and as a result of which ये gap represent करेगा आपका excess of demand, and due to excess demand there will be a shortage for the goods and services in the market, and due to shortage prices will again go back to its normal position at equilibrium, ठीक है। so इस पॉइंट को आप, इस equilibrium पॉइंट को आप काइंड ऑफ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो। why is this a stable equilibrium? क्योंकि अगर ये पोजिशन, इक्विलिब्रियम पोजिशन डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस यानी ऊपर या नीचे अगर चला गया, तो उसके वजह से डिसइक्विलिब्रियम की वजह से जो भी इम्बैलेंसेस क्रिएट होगा मार्केट में, इम्बैलेंसेस हो गया आपका एक्सेस सप्लाई या एक्सेस डिमांड, दैट अगर ये पोजीशन डिस्प्लेस हुआ तो उसकी वजह से मार्केट में जो इम्बैलेंस आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्सेस सप्लाई एंड एक्सेस डिमांड, शॉर्टेज एंड सरप्लस, उसके वजह से मार्केट फोर्सेस अपने आप ऑपरेट करेगा। इट इज गोइंग टू ब्रिंग बैक द मार्केट फोर्सेस इनटू ऑपरेशन so that it can retain back, it can get back to its normal equilibrium position. So I repeat again, it is called a stable equilibrium because if the equilibrium position is disrupted, if it loses its place, yani there is a disbalance which is created in the market forces will come into operation in terms of excess demand and excess supply, shortage and surplus. The market forces will come into operation to retain back the initial equilibrium position, to come back to its normal position, कि एक्सेस सप्लाई की वजह से प्राइस कम हो जाएगा एंड एक्सेस डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ जाएगा, एंड वापस से वो लोग आके बैलेंस आउट हो जाएगा जहां पे था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर।
चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस, यानी कि शिफ्ट्स. इफेक्ट ऑफ चेंजेस यानी कि शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी. नाउ डिमांड एंड सप्लाई में हमने शिफ्ट के बारे में पढ़ा था, दैट अगर कोई भी नॉन प्राइस फैक्टर के वजह से अगर शिफ्ट हुआ, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो गया या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया एंड सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, तो उसका इफेक्ट यहां पे मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या पड़ेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या पड़ेगा. इसको शुरू करने से पहले मैं आपको क्विक रिकैप करा देता हूं शिफ्ट कब होता है. मान लीजिए ये है अपना इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी P0 एंड Q0 एंड ये है मेरा इनिशियल डिमांड कर्व. शिफ्ट होता है अगर सेम प्राइस पे कंज्यूमर्स ज्यादा क्वांटिटी अगर परचेज करते डिमांड करते हैं, तो वहां पे डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम DD टू T1D1. लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है, अगर सेम प्राइस पे कंज्यूमर्स कम क्वांटिटी डिमांड करे तो D2 लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. सप्लाई का शिफ्ट कब होता है, इनिशियल प्राइस इनिशियल क्वांटिटी P0 Q0. प्लीज याद रखिएगा सप्लाई का वैसे अपवर्ड स्लोपिंग होता है. ठीक है, ओइंग टू द डायरेक्ट रिलेशन और द पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर सेम प्राइस पे प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई अ लार्जर क्वांटिटी तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा S1 S1. एंड अगर सेम प्राइस पे प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू ऑफर अ लेसर क्वांटिटी देन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा S2 S2. ठीक है. एट द सेम टाइम प्लीज इसको भी याद रखिएगा कि मूवमेंट कब होता है, मूवमेंट इन डिमांड कब होगा. मान लीजिए अगर ये इनिशियल प्राइस एंड क्वांटिटी है, प्राइस अगर रिड्यूस हो जाए एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाए एट अ लोअर प्राइस लार्जर क्वांटिटी इज डिमांडेड, तो ये जो मूवमेंट आएगा फ्रॉम A टू B, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेंशन. ठीक है. सो डाउनवर्ड मूवमेंट इज एक्सपेंशन, डाउनवर्ड मूवमेंट इज एक्सपेंशन. वहीं अगर अपवर्ड मूवमेंट हो गया, मतलब एट हायर प्राइस P2 इफ लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड, तो A से C आप मान लीजिए ये जो मूवमेंट होगा अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट बिकम्स योर कॉन्ट्रैक्शन. ये सब बहुत जरूरी है जान लेना बिफोर हैंड. एंड अगर आपने मेरा अभी तक पुराना वीडियोस नहीं देखा है डिमांड सप्लाई पे तो प्लीज उसको देखिए, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा, नहीं समझ आएगा ये टॉपिक. सो अपवर्ड मूवमेंट इज योर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. सिमिलरली एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कब होगा, ये हो गया इनिशियल प्राइस इनिशियल क्वांटिटी P0 Q0. एक्सपेंशन इन सप्लाई होगा अगर प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई अगर इंक्रीज हो जाए. ठीक है. सो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B आप मान लीजिए ऐसा जाएगा आपका सप्लाई का, तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट हुआ, अपवर्ड मूवमेंट हुआ, ये हो जाएगा एक्सपेंशन इन सप्लाई. ठीक है, एक्सपेंशन. एंड अगर मान लीजिए कि आपका प्राइस कम हो जाए P0 से P2, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगा Q0 से Q2. तो ये A से C का जो मूवमेंट होगा, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट जो होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट जो होगा ये हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. प्लीज इसको याद रखिएगा क्योंकि अभी सारे कॉन्सेप्ट जुड़ने वाले हैं. ठीक है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका शिफ्ट के साथ. अच्छा, बाय द वे इसको चेन इफेक्ट्स भी बोलते हैं इस टॉपिक को. ठीक है, दिस इज नोन बाय द नेम चेन इफेक्ट्स एज वेल. चेन इफेक्ट में हम लोगों को दो सर्कमस्टांसेस पकड़ने यहां पे, फ्रॉम डिमांड साइड एक बार एंड देन फ्रॉम सप्लाई साइड एक बार. अब इसको भी मैं डिवाइड कर देता हूं दो कैटेगरी में, कि मान लीजिए अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए एंड सप्लाई उतना ही रहे जितना था, कांस्टेंट रहे, सप्लाई डज नॉट चेंज, तब क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे. अगर डिमांड डिक्रीज हो जाए एंड सप्लाई कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, तब क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे.
एंड सप्लाई साइड से अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए, डिमांड कांस्टेंट रहे, तब क्या होगा? एंड सप्लाई अगर डिक्रीज हो जाए, डिमांड कांस्टेंट रहे, तब क्या होगा? ठीक है, सो इन टोटल हमें 4 डायग्राम्स कवर अप करने हैं यहाँ पे। गॉट इट? आइए हम लोग पहला वाला के साथ शुरू करते हैं। वील स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। That is, if your demand increases and supply remains constant, supply does not change, then what will happen in the equilibrium price and quantity? पूरा ग्राफिकली ही आपको समझना है इस कॉन्सेप्ट को। So for this, first you make your quadrant YOX, do the labeling, quantity on the x-axis, price on the y-axis. We'll start with the initial diagram, initial making, that is, this is demand curve, this is supply curve, label it DD, SS, this is my initial equilibrium position, so यहाँ आएगा equilibrium price and यहाँ आएगा equilibrium quantity, ठीक है? PE and QE. नाउ इफेक्ट आपको पूछ रहा है कि अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए एंड सप्लाई कांस्टेंट रहे। नाउ डिमांड के इंक्रीज होने के फैक्टर्स, रीजंस क्या हो सकते हैं? शायद इनकम इंक्रीज हो गया हो, या तो फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया हो, या तो ऑन सीजन आ गया हो, या तो कोई इस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट और एक्सपेंसिव हो गया है, राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, तो लोग इसके पास आ जा रहे हैं, तो बोल के इसका डिमांड इंक्रीज हो जा रहा है। या तो इस प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट्री सस्ता हो गया है, तो लोग उसको खरीद रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से इसको भी खरीद रहे हैं, तो इसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। सो जो भी रीजंस थे शिफ्ट फॉर द डिमांड, जो हमने डिमांड चैप्टर में पढ़ा था, वो सेम रीजन यहां अप्लाई होगा शिफ्टिंग के लिए। ठीक है, कि अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए यानी कि शिफ्ट हो जाए, तो आइए डिमांड को शिफ्ट कराते हैं। ये होगा आपका शिफ्ट इन डिमांड फ्रॉम डी टू D1 एरोज दीजिएगा बताने के लिए। ठीक है, शिफ्ट के लिए दिस इज योर शिफ्ट इन डिमांड। डिमांड इंक्रीज हो गया, सबसे पहले आप पकड़िए कि सेम प्राइस पे अब डिमांड कितना हो रहा है। सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ के कितना हो गया है? तो पहले डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम प्राइस पे इतना हो रहा था, QE क्वांटिटी हो रहा था, मान लो 50 यूनिट्स ईच। ठीक है, 50 यूनिट्स डिमांड हो रहा था एंड 50 यूनिट्स सप्लाई हो रहा था। अब ड्यू टू एनी रीजन, मान लीजिए इनकम बढ़ गया है कंज्यूमर्स का, उसकी वजह से डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, तो अब सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ के हो गया है इतना, नेम इट एज ए। सेम प्राइस पे आप देख रहे हैं, सेम प्राइस पे मैं पूछ रहा हूं डिमांड कितना हो रहा है। सो डिमांड बढ़ के आ गया है ए तक, नीचे क्वांटिटी ड्रॉप करिए और इसका नाम दे दीजिए Q1। मान लीजिए कि डिमांड हो रहा है 100 यूनिट्स सेम प्राइस पे, मे बी कोई भी रीजन की वजह से, इंक्रीज इन इनकम या फेवरेबल चेंज इन प्रेफरेंस। अब इस ग्राफ में मैं आपको पूछता हूं कि सप्लाई कितना हो रहा है। सप्लाई तो अभी भी उतना ही है, सेम प्राइस पे QE पे है, राइट? सप्लाई तो चेंज हुआ नहीं है, सिर्फ डिमांड इंक्रीज हुआ है। सो योर नाउ डिमांड हैज बिकम, DD हैज बिकम OQ1, डिमांड हैज बिकम OQ1 बढ़ के, जबकि सप्लाई स्टिल OQE, सप्लाई अभी भी उतना ही हो रहा है जितना पहले हो रहा था। तो अगर मैं OQ1 को माइनस कर दूं OQE से, यानी कि इस 100 यूनिट को अगर मैं माइनस कर दूं 50 यूनिट से, तो मेरे को ये गैप मिल जा रहा है। ठीक है, आई एम गेटिंग दिस गैप, OQ1 माइनस OQE, इसको अगर माइनस कर दूं 150 को, तो मेरे को 50 यूनिट्स का गैप मिल जा रहा है। एंड ये गैप का मैंने नाम रखा है EA, राइट? E से A। ये EA का गैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट सिंस ओवर हियर, सिंस OQ1 इज ग्रेटर देन OQE, OQ1 ज्यादा है यानी कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो ये गैप रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेस ऑफ डिमांड। ठीक है, ये गैप रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेस ऑफ डिमांड। एंड हमने पढ़ा है कि एक्सेस डिमांड की वजह से शॉर्टेज क्रिएट होगा, मार्केट में शॉर्टेज ऑफ गुड्स हो जाएगा बाय EA अमाउंट। एंड कोई भी चीज का जब शॉर्टेज होता है तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे? प्राइसेस इंक्रीज होने लगते हैं मार्केट में।
तो आप खोजिए नया इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है। सो नया इंटरसेक्शन आ रहा है इस पॉइंट पे, जहां पे नया डिमांड एंड पुराना कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका नाम दे दो E1, इक्विलिब्रियम 1। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि प्राइस यहां पे जो है वो बढ़ गया है, प्राइस इंक्रीज हो गया। अब जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा, आप लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई को याद करो। एट अ हायर प्राइस लेसर क्वांटिटी विल बी डिमांडेड। तो मैं आपसे पूछता हूं कि पुराने प्राइस पे, ओल्ड प्राइस पे, पीई पे डिमांड कितना हो रहा था? Q1 डिमांड हो रहा है, Q1। एंड सिंस प्राइस अभी इंक्रीज हो गया है, तो प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड तो कम हो जाएगा, मतलब डिमांड इस ए से E1 की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि डिमांड अपवर्ड मूव कर रहा है, अपवर्ड मूवमेंट। तो इसको आप क्या बोलोगे? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डिमांड का। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड ए से E1 की तरफ। पुराने प्राइस पे, ओल्ड प्राइस पे सप्लाई कितना था? QE। ओल्ड प्राइस पे सप्लाई कितना था? QE। एंड जब प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा। तो सप्लाई E से इस डायरेक्शन E1 की तरफ जा रहा है। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि सप्लाई का अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो सप्लाई का अपवर्ड मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन इन सप्लाई। एक्सपेंशन इन सप्लाई। और ये कब तक होगा? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड एक्सपेंशन इन सप्लाई, जब तक कि दोनों नए इक्विलिब्रियम E1 पे आके सेटल नहीं हो जाते, जहां पे आपका नया क्वांटिटी होगा Q2। सो यहां क्या हुआ? यहां डिमांड कम हो गया Q1 से, लेकिन सप्लाई बढ़ के QE से Q2 के ऊपर आ गया। एंड ये तब तक चलेगा जब तक कि दोनों वापस से नए इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 पे आके सेटल ना हो जाए। आई होप दैट इज क्लियर। अच्छे से आप देख लीजिए क्या आपको समझ आया कि नहीं। वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूं। वी स्टार्ट बाय मेकिंग द इनिशियल इक्विलिब्रियम, इनिशियल डिमांड, इनिशियल सप्लाई। पॉइंट ही आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम पे आएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ड्यू टू एनी डिटर्मिनेंट, कोई भी फैक्टर की वजह से अगर डिमांड इंक्रीज हो गया, सो देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड। सेम प्राइस पे पहले आप खोजेंगे कि कितना डिमांड इंक्रीज हो रहा है, कितना से इंक्रीज हो रहा है। तो सेम प्राइस पे जितना भी डिमांड बढ़ेगा, दैट विल रिप्रेजेंट योर एक्सेस डिमांड। ड्यू टू एक्सेस डिमांड देयर इज अ शॉर्टेज। शॉर्टेज की वजह से देयर विल बी एन इंक्रीज इन प्राइस। एंड जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट करेगा, दैट एट अ हायर प्राइस देयर विल बी अ लोअर डिमांड। सो डिमांड का हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, अपवर्ड मूवमेंट इज कॉन्ट्रैक्शन। एंड एट अ हायर प्राइस लार्जर क्वांटिटी विल बी सप्लाइड। तो सप्लाई का भी अपवर्ड मूवमेंट होगा, यानी कि एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन सप्लाई तब तक चलेगा जब तक कि वो लोग दोनों वापस से नए इक्विलिब्रियम E1 पे आके सेटल नहीं हो जाते हैं। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। दिस इज योर फर्स्ट इफेक्ट। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कि अगर अब डिमांड डिक्रीज हो जाए एंड सप्लाई कांस्टेंट रहे, तो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, नाउ फॉर दिस अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इनिशियल। y-axis origin, x-axis quantity, price. We'll start by making initial demand, initial supply, equilibrium पे initial equilibrium price and equilibrium quantity over here. ठीक है, लेबल कर लीजिएगा। This is your DD demand curve, this is your supply SS supply curve, this is your initial equilibrium price and this is your initial equilibrium quantity at point E, at the initial equilibrium. नाउ ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी फैक्टर की वजह से अगर आपका डिमांड डिक्रीज हो जाए, मान लीजिए कंज्यूमर्स हैव टर्न्ड अगेंस्ट द कमोडिटी, या फिर देयर हैज बीन अ फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेटिव सस्ता हो गया तो लोग इसको छोड़ के उसके पास चला जाएगा, या देयर हैज बीन अ राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड महंगा हो गया है तो कंज्यूमर्स उसको नहीं ले रहा है तो इसको भी नहीं लेगा। ड्यू टू एनी रीजन अगर आपका डिमांड डिक्रीज हो जाए, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कैसा होता है? This is how your leftward shift will be, right? From DD to D1 D1. This is what your leftward shift is, moving towards the left. सबसे पहला काम, सेम प्राइस पे अभी डिमांड कितना हो गया है? पहली डिमांड हो रहा था प्राइस पीई पे QE क्वांटिटी, लेकिन ड्यू टू अदर डिटर्मिनेंट अब डिमांड डिक्रीज हो गया है मार्केट में एंड सेम प्राइस पे अब वो इतना आ गया है।
मैं आपको यहां पे भी करके दिखा रहा हूं। आपने लेफ्टवर्ड शिफ्ट में क्या सीखा है, दिस इज योर इनिशियल डिमांड का। सेम प्राइस पे अगर डिमांड कम हो जाए Q0 से Q1 तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया ना, तो आप सेम प्राइस पे पकड़ो। सेम प्राइस पे पहले डिमांड अगर Q0 था एंड अब वो कम होके इधर आ गया है Q1, तो सेम प्राइस पे कितना हो रहा है, इसीलिए सेम प्राइस पे डिमांड होगा इतना। मैं इसको बी पॉइंट लिख दे रहा हूं, ठीक है। सो डिमांड हैज रिड्यूस्ड एंड बिकम राइट Q1, डिक्रीज हो गया है। जबकि सप्लाई तो अभी भी उतना ही हो रहा है जितना है मार्केट में, सप्लाई तो चेंज हुआ नहीं है। सो दिस इज माई करंट डिमांड एंड दिस इज माई करंट सप्लाई, ठीक है। आप मान लीजिए डिमांड हो गया 25 यूनिट्स अब मार्केट में एंड सप्लाई हो गया 50 यूनिट्स। तो आइए इसका इंटरप्रिटेशन लिखते हैं। डिमांड हैज बिकम OQ1, ठीक है, एंड सप्लाई इज स्टिल OQE। जहां हम लोग देख पा रहे हैं दैट OQE इज ग्रेटर देन OQ1, यानी कि योर सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। तो ये जो गैप निकल के आ रहा है यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, ये जो गैप निकल के आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेस ऑफ सप्लाई, राइट। सो इफ आई डिडक्ट OQE minus OQ1, I'm getting my gap which is by BE, and this BE is representing my excess of supply. Due to excess supply मार्केट में क्या जनरेट होगा, अनसोल्ड सरप्लस, जो आपने सीखा है अनसोल्ड सरप्लस। एंड जब भी मार्केट में अनसोल्ड सरप्लस होगा तो प्राइसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आइए वापस ग्राफ पे आते हैं। सो ड्यू टू एक्सेस सप्लाई बीई की वजह से अनसोल्ड सरप्लस एंड प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे, यानी रिड्यूस होके कहां आ जाएगा, जहां पे नया इंटरसेक्शन है ये वाला पॉइंट पे E1। सो यहां आप देख पा रहे कि प्राइसेस रिड्यूस हो गया, PE से P1 पे आ गया। अब जैसे ही प्राइस रिड्यूस होगा लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट करेगा। सबसे पहले आप लॉ ऑफ डिमांड को पकड़िए। प्राइस कम होने से डिमांड इंक्रीजेस। मैं आपसे पूछता हूं पुराने प्राइस पे डिमांड कितना था, पुराने प्राइस PE पे डिमांड हो रहा था Q1। अब क्योंकि प्राइस रिड्यूस हो गया है तो देखिए डिमांड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, डिमांड इज इंक्रीजिंग और नॉट। सो बेसिकली डिमांड यहां से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होगा आपका कॉन्ट्रैक्शन। So this zone is representing contraction in sorry, not contraction, expansion. My bad. Downward movement of demand represents expansion. तो यहां होगा expansion in demand. And पुराने प्राइस पे सप्लाई कितना हो रहा था, पुराने प्राइस पे सप्लाई हो रहा है QE क्वांटिटी, लेकिन जब प्राइस रिड्यूस हो जाएगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। सो देखिए सप्लाई इस तरफ आ रहा है QE से, इसका नाम रख लो Q2, Q2 तरफ आ रहा है, मतलब अगेन देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। सो आफ्टर द फॉल इन प्राइस, आफ्टर द रिडक्शन इन प्राइस, देयर विल बी एन एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। कब तक, जब तक ही दे डोंट कम एंड सेटल डाउन again at a new equilibrium position at E1, where E1, P1 and Q2 will be your equilibrium price quantity and the new equilibrium position, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट। दिस इज वेरी मैथमेटिकल, प्लीज आप इसको मैथमेटिकली ही समझिए। आपने शायद देखा होगा कि कॉन्सेप्ट जो है डिमांड का, सप्लाई का, सब जुड़ जा रहा है। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूं, मतलब आपका डिमांड एंड सप्लाई का अभी भी मूवमेंट एंड शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप जाइए वीडियोस को देखिए, पार्ट 4 देखिए एंड पार्ट 2 देखिए सप्लाई का एंड डिमांड का। उसके बाद अगेन यू कम बैक, उसको कॉपी में पहले अलग अलग लिखिए, मूवमेंट कब हो रहा है, शिफ्ट कब हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपवर्ड मूवमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब कुछ सेग्रीगेट करिए। फिर उसके बाद आप जोड़िए इसको एंड देन जोड़ के समझने का कोशिश करिए, तब आपको समझ में आएगा। एंड इफ यू वांट notes for all this chapter, then you can download my app, RN Tutorial, if you are an Android user। वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये सारे डायग्राम्स, इसके एलैबोरेशन बहुत मैथमेटिकली इंटरप्रेट करके कैसे क्या हो रहा है सब कुछ दिया हुआ है। आई थिंक यू शुड बी
writing your answers like this only in your exam if you want to impress your teacher, मतलब ये मैथमेटिकल एस्पेक्ट आंसर में फीचर होना चाहिए, तब आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आप जस्ट ब्लेटेंटली डिस्क्राइब कर देंगे ग्राफ में क्या होगा, उससे नंबर नहीं मिलता है। तो उसके लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आप नोट्स को एक्सेस करिए। 249 रुपीज में मैंने लॉन्च कर दिया है। मैं अभी के लिए वीडियो को इतना पे ही छोड़ रहा हूं, क्योंकि आई थिंक इतना ही कॉन्सेप्ट बहुत भारी हो गया होगा। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कम अप विद द चेन इफेक्ट्स, जहां पे सप्लाई इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, उसके बाद साइमल्टेनियस प्रपोर्शन, मतलब साइमल्टेनियस चेंजेस भी होगा डिमांड एंड सप्लाई में। यहाँ पे तो अभी आपने देखा है कि खाली डिमांड इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई कांस्टेंट है, या डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई कांस्टेंट है। जब साइमल्टेनियस आएगा, उसमें डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक साथ शिफ्ट करेंगे, तब उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो वी आर गोइंग टू कवर अप ईच एंड एवरीथिंग। टिल नाउ लेट मी स्टॉप टिल हियर। आप जाइए, इतना कॉन्सेप्ट को पढ़िए, अपना कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए, उसके बाद आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।